नमस्ते, मैं विकेंद्र सिंह चौहान लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गनौड़ा के YouTube चैनल पर समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संप्रेषण सिद्धांत के रूप। अब ये जो संप्रेषण सिद्धांत है वो कहाँ पर लागू होता है, इसके अंदर कौन कौन सी स्थितियां बनती हैं, संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करता दोनों कौन कौन होते हैं। तो इस सिद्धांत के जो रूप है संप्रेषण सिद्धांत के, यानी कि ज्ञान अर्जन करने के जो तरीके हैं, उन तरीकों के बारे में इस सिद्धांत के अंदर बताया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, क्लास शुरू करने से पहले, कि इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ये संप्रेषण सिद्धांत पार्ट है। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को पता होगा कि बैठने का तरीका क्या होना चाहिए। हमारी जो रीढ़ की हड्डी है वो पूर्ण रूप से सीधी होनी चाहिए, झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, न कि पीछे से कुबड़ निकला हुआ होगा या ऐसा कोई भी तरीका होगा। जैसे कि क्या होता है, पीछे से बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि पीछे से कुबड़ निकल जाती है, झुक जाते हैं, पीछे से कुबड़ निकल जाती है। तो इस प्रकार से कुबड़ निकल जाती है अगर आप सीधे नहीं बैठोगे। तो चेयर पर इस प्रकार से बैठना है, पूर्ण रूप से सीधे, कमर सीधी हुई होनी चाहिए, ठीक है, और सीधे बैठना है। दोनों टांगे वो एक के ऊपर एक चढ़ा करके नहीं बैठना है। जैसे कि हम देखते हैं बहुत सी बार, एक टांग के ऊपर दूसरी टांग चढ़ा दी है, मस्ती से बैठे हैं आराम से, पता नहीं किधर तो हाथ जा रहे हैं, कहाँ पैर जा रहे हैं, कहाँ शरीर का पूरा संतुलन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे तरीके से नहीं बैठना है। तो सीधे तरीके से बैठना है, रीढ़ की हड्डी सीधी हुई होनी चाहिए, दोनों टांगे जमीन पर अटकी होनी चाहिए, हमारे दोनों हाथ है वो हमारे घुटनों पर होने चाहिए। इस प्रकार से सही तरीके से बैठना है। इसके बाद में हमने देखा था कि खड़े रहने का तरीका, कि खड़े कैसे रहते हैं। तो खड़े रहने का जो तरीका था उसके अंदर बिल्कुल एकदम सीना तना हुआ, यानी कि उभरा हुआ होना चाहिए, तना हुआ, और हमारे जो हाथ है वो बिल्कुल यूं स्पष्ट यूं जाना चाहिए नीचे तक। और हमारा मतलब हमें देख करके किसी को यूं लगे कि नहीं ये एक जवान खड़ा हुआ है, ये इंसान एक जवान खड़ा हुआ है। जैसे कि फौज के अंदर जिस प्रकार से खड़ा नहीं रहता है उस प्रकार से खड़े हुआ होना चाहिए। हमारा सीना तना हुआ होना चाहिए, हमारी गर्दन सीधी हुई होनी चाहिए, न कि इस प्रकार से लटकी हुई। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है और बहुत सारे लोगों को भी देखा है कि गर्दन यूं लटकी हुई, जैसे कि कहीं गर्दन को किसी ने मरोड़ दिया हुआ। ऐसा नहीं, गर्दन भी सीधी होनी चाहिए, सीना तना हुआ होना चाहिए, और हमारे नेत्र सामने हुआ होना चाहिए, झुके हुए नहीं होने चाहिए। हमारे जो पैर है उन दोनों पैरों के घुटनों के बीच में 3 से 4 इंच का गैप होना चाहिए, और सीधे में पैर और जो दोनों एरिया है वो दोनों टच हुई होनी चाहिए, और हमारे घुटनों के बीच में गैप होना चाहिए। ये तो है सीधे खड़े रहने का तरीका। इसके बाद में हमने देखा था कि पढ़ने का, पढ़ाई करते हैं हम, तो पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है। पढ़ते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पढ़ाई करते वक्त हमने हमारे जो बैठने का सही तरीका हमने देख लिया कि हम किस प्रकार से बैठना सही तरीके से। इसके बाद में हमारा जो टेबल है उस टेबल के नीचे हमारा मतलब जो चेयर है वो किसकी होनी चाहिए। इसके बाद में हमारे आंखों और किताब के बीच में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। न कि ऐसा नहीं होना चाहिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, जैसे कि किताब यहाँ है और हम इस प्रकार से पढ़ रहे हैं। 90 डिग्री का कोण नहीं होना चाहिए, 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अगर 45 डिग्री का कोण बनेगा तो ही पढ़ने में आनंद आएगा, हमारी आंखें तो ही सुरक्षित रह पाएंगी। इसके बाद में हमारी किताब और हमारी आंखों के बीच में 1 फीट का दूरी होनी चाहिए, 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। न कि ऐसे नहीं कि जैसे कि कोई किताब है और किताब है, हमने किताब को इस प्रकार से पकड़ के बैठे हैं, इस प्रकार से सोते सोते पढ़ रहे हैं। ये सारे तरीके पढ़ने के नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है, अगर हम इस प्रकार से सोते हुए
या फिर बैठे बैठे और आराम से अगर पढ़ रहे होंगे तो क्या होगा पता है, जल्दी से जल्दी हमारी आंखें खराब हो जाएंगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस समय हम आंखों से दिखाई नहीं देगा, बूढ़े होने से पहले ही हम अंधे हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, कानों से बहरे हो जाएंगे, तो फिर क्या है जिंदगी में। तो इसलिए क्या करना है हमें कि हमें सही तरीके का उपयोग करना है, ना कि ऐसा नहीं कि जो मन में आए मर्जी में आए वो कर रहे हैं, आराम से सोते सोते पढ़ रहे हैं, क्या है पढ़ना ही तो है, कैसे भी पढ़ो, लेकिन नहीं, ये पढ़ने का सही तरीका नहीं होता है। पढ़ने का सही तरीका व्यवस्थित ढंग से हम बैठे हुए होने चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी तनी हुई होनी चाहिए और हमारे पुस्तक और हमारे आंखों के मध्य 1 फीट की दूरी होनी चाहिए कि 40 डिग्री का कोण बनना चाहिए। इस तरीके से पढ़ेंगे तो हमें अच्छा ज्ञान भी हासिल होगा, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे, तो हम आराम से पढ़ पाएंगे। इसके बाद में हमने देखा था कि लिखने का सही तरीका क्या है। तो लिखने का सही तरीका कैसे लिखते हैं, जैसे बहुत से विद्यार्थियों को देखा है लिखते हुए कि इस प्रकार से पेन पकड़ा है, इस प्रकार से बस लिखे जा रहे हैं, पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कुछ नहीं, बस यूं कि जो हमारे पास में पाठ्य पुस्तक है या फिर हमारे पास में जो रजिस्टर उपलब्ध है, कॉपी जो उपलब्ध है उसके अंदर बस लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं पता नहीं, खुद लिख रहे हैं, खुद को पता नहीं कि हम क्या लिख रहे हैं। हमारे लिखने का सुडौल और सही अक्षर होने चाहिए, स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, उभरे हुए अक्षर होने चाहिए, अच्छी तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखा जमा करके लिखें। और उसके अंदर भी यही ध्यान रखना है कि पेन सही तरीके से पकड़ना है, फिर उसको अच्छी तरीके से अक्षरों को जमाना है। जैसे कि टेबल है और टेबल, ये टेबल देखो इस प्रकार से, ये टेबल, इसको टेबल मानना है आपको, ये टेबल है, ठीक है। अब ये टेबल है, यहाँ पर आप बैठे हुए हो, अब आपको क्या करना चाहिए, ये जो चेयर है उस चेयर को आप आगे खिसकाइए टेबल के नीचे, टेबल के नीचे खिसकाने के बाद में क्या होगा, टेबल के नीचे खिसकाइए, फिर आराम से बैठोगे और फिर लिखोगे। तो लिखे हुए उस समय ये झुक करके नहीं लिखना है, नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी को देखा है कि पूरे उस टेबल के ऊपर सो गए और फिर लिख रहे, ऐसे नहीं। हमारा रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए और फिर सही तरीके से 1 फीट की दूरी होनी चाहिए और फिर आराम से लिखना चाहिए। यही सही तरीका है लिखने का। इस प्रकार से लिखोगे तो आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी, आप अच्छे जो लिखोगे वो भी समझ में आएगा। तो व्यवस्थित रूप से हमें लिखना है। तो इसी के साथ में अगला जो हमारा आज जो संप्रेषण सिद्धांत के रूप जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसी टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो देखते हैं संप्रेषण सिद्धांत के जो रूप है वो रूप कौन कौन से हैं। तो सजगता का सिद्धांत पहला जो है वो है सजगता का सिद्धांत। ये इसका ही रूप है, सजगता का जो सिद्धांत है वो। तो देखते हैं कि सजगता का सिद्धांत क्या है। क्या है सजगता कहते किसे हैं, तो संप्रेषणकर्ता यानी कि संप्रेषणकर्ता कौन है, मैं। संप्रेषणकर्ता कौन हुआ, मैं। यानी कि मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो समझा रहा हूं, तो मैं क्या हो गया, संप्रेषणकर्ता। इसके बाद में संप्रेषण प्राप्त करता, संप्रेषण प्राप्त करता या संप्रेषण ग्रहण करता। संप्रेषण करता कौन हो गया, मैं हो गया। यानी कि मैं कौन हूं, संप्रेषण करता, यानी कि मैं आपको संप्रेषण यानी कि ज्ञान दे रहा हूं। आप कौन होंगे, संप्रेषण ग्रहण करता, आप संप्रेषण को ग्रहण कर रहे हैं। तो दोनों यानी कि मैं और आप दोनों क्या होने चाहिए, सजग होने चाहिए, जागृत अवस्था में होने चाहिए, हमारा मन स्थिर होना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देना चाहिए। मैं जिस प्रकार से आपको समझा रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, न कि ऐसा नहीं कि मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, आपका मन कहीं और भटक रहा है। जैसे कि किसी का मन भटक रहा है किचन में, क्या खाना बन रहा होगा, क्या बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ होगा, कब ये क्लास खत्म हो, कब मैं खाऊं। किसी का मन जा रहा होगा कहीं घूमने के लिए, किसी का मन बाजार में घूम रहा होगा, ऐसे नहीं। यानी कि संप्रेषण करता, मेरा भी मन पूर्ण रूप से मैं जो पढ़ा रहा हूं उसके अंदर होना चाहिए, और आपका भी जो मन है वो पूर्ण रूप से जो
कर्ता जो कर रहा है, यानी कि जो क्रिया मैं कर रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आपका ध्यान पूर्ण रूप से मेरी ओर होना चाहिए, मेरी ओर एकाग्रचित होना चाहिए। मैं जो भी बता रहा हूं आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करता दोनों सजग होने चाहिए। दोनों अगर सजग होंगे, जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी समझाया जा रहा है, जो भी बोला जा रहा है, वो सब कुछ आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। तो संप्रेषण सिद्धांत का जो पहला रूप है वो कौन सा है? सजगता का सिद्धांत। सजगता का मतलब ये अर्थ यही होता है कि संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करता दोनों व्यक्ति पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित करके समझे बात को। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो है योग्यता का सिद्धांत। अगला जो बिंदु है वो है योग्यता का सिद्धांत। योग्यता का सिद्धांत। अब योग्यता का सिद्धांत, योग्यता के सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि जो भी अध्यापक क्रिया कर रहा है या जो अध्यापक अध्ययन करवा रहा है, वो पहली बात तो योग्य होना चाहिए। उसके पास में जिस विषय को वो पढ़ा रहा है या जिस टॉपिक को वो पढ़ा रहा है, उसके बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। जब उसके पास में पूर्ण रूप से ज्ञान होगा, वह योग्य होगा, तो वह अच्छी तरीके से किसी भी टॉपिक को, किसी भी कार्य को विद्यार्थियों के सामने अच्छे से प्रस्तुत कर पाएगा। यानी कि योग्य व्यक्ति होना चाहिए। इसके अंदर होता क्या है कि संप्रेषण कर्ता की भूमिका में एक अध्यापक होता है। वह संप्रेषण का कार्य कर रहा है, यानी कि वह विद्यार्थियों को ज्ञान बांट रहा है, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा रहा है, विद्यार्थियों को समझा रहा है। तो विद्यार्थियों को समझाने के साथ साथ में वह जिस पाठ्य पुस्तक को वो पढ़ा रहा है, जिस विषय को वो पढ़ा रहा है, उस विषय के बारे में उसको पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए। अगर उसको उस पाठ्य पुस्तक के बारे में नॉलेज नहीं है या उस विषय के बारे में ज्ञान नहीं है, तो वह विद्यार्थियों को सही तरीके से दिशा निर्देश नहीं दे पाता है, सही तरीके से विद्यार्थियों को अध्ययन नहीं करवा पाता है। तो एक अध्यापक एक योग्य होना चाहिए, तभी वह विद्यार्थियों को सफलता पूर्वक पढ़ा पाएगा और समझा पाएगा। इसके साथ साथ में संप्रेषण कर्ता के साथ साथ में संप्रेषण ग्रहण करता भी योग्य होना चाहिए। यहां पर आप फंस गए। अभी आप ये सोच होंगे कि नहीं, जो भी सर पढ़ा रहे हैं वो योग्य होने चाहिए। सर के पास में अगर पढ़ाने की क्वालिटी नहीं है तो विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा। लेकिन यहाँ आपके पक्ष में भी बात कही गई है कि संप्रेषण ग्रहण करता भी इस योग्य होना चाहिए कि जो भी संप्रेषण करता, जो भी अध्ययन करवा रहा है, उसको अच्छे से समझ पाए, अच्छे से उस ज्ञान को ग्रहण कर पाए। संप्रेषण कर्ता का तो काम ही यही है कि पढ़ाना, समझाना, लेकिन संप्रेषण ग्रहण करता भी योग्य होना चाहिए कि जो अध्यापक उसको पढ़ा रहा है, जो अध्यापक उसको ज्ञान बांट रहा है, उसको अच्छे से ग्रहण कर पाए। तो योग्यता का जो सिद्धांत है वो संप्रेषण सिद्धांत का ही एक रूप है। इसके बाद में हम आगे देखेंगे कि सहभागिता का सिद्धांत। तीसरा जो इसी का तीसरा जो रूप है वो है सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता का सिद्धांत शब्द से स्पष्ट हो रहा है, सहभागिता, इसको टुकड़े कर दो आप। सहभागिता, सहभागिता, सहभागिता का सिद्धांत। समझ में आया? सहभागिता का सिद्धांत। सहभागिता, दोनों की भागीदारी बराबर होनी चाहिए। सह यानी कि दोनों, भागीदार होने चाहिए। किसी भी कार्य को स्कूल
स्कूल के अंदर या स्कूल के अंदर करते हैं हम, उसके अंदर अध्यापक और छात्र दोनों की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि संप्रेषण कर्ता और संप्रेषण ग्रहण करता दोनों पूर्ण रूप से भागीदार होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए एक अध्यापक पढ़ाया जा रहा है और वह विद्यार्थियों का सहयोग नहीं ले रहा है, वह विद्यार्थियों से वार्तालाप नहीं कर रहा है, वह विद्यार्थियों के मन को नहीं जान रहा है, वह विद्यार्थियों के जो प्रश्न है उनका जवाब नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की सहभागिता होनी चाहिए, विद्यार्थी भी उसके अंदर भाग लें। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर संप्रेषण सिद्धांत के जो रूप पढ़ा रहा हूं, उसके अंदर आपका भी सहयोग होना चाहिए। आप भी समझो, आप अपने मन के जो प्रश्न है उसको बाहर लाओ, अपने मन की जिज्ञासा है उसको बाहर लाओ। अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ आता है, आपको भी बताना चाहिए। यही यानी कि किसी भी कार्य को दोनों संप्रेषण करता और संप्रेषण ग्रहण करता दोनों मिलकर के आपसी सहयोग के साथ में किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके अंदर दोनों की सहभागिता होगी, और यही संप्रेषण या सहभागिता का सिद्धांत कहलाता है। इसके अंदर दोनों की भागीदारी पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण है। आया समझ में? देखो, मैं पूर्ण रूप से कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं। एक बार वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, इसके बाद में आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से मैं बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपके सामने इस टॉपिक को प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके बाद में भी अगर कोई विद्यार्थी या किसी विद्यार्थी को समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को पुनः देख सकता है। यहां पर आप अपनी मर्जी के अनुसार जब चाहो तब देख सकते हो, समझ सकते हो। यह जो क्लास है हमेशा आपके पास में उपलब्ध है, इसलिए आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। तो क्या करना है, इस क्लास को वापस देखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमारा जो ध्यान है वह केंद्रित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा दिमाग, मन, मस्तिष्क कहीं और घूम रहा है और हम कहीं और घूम रहे हैं, हमारा तन यहाँ है, मन कहीं और है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें अपने जो कार्य है उन कार्यों को करने के बाद में जब हमें टाइम मिलता है, जब भी हम फ्री रहते हैं, आधे घंटे की क्लास होती है, उसको आप भी देख सकते हैं क्या? देख सकते हो। आप विद्यार्थी क्लास को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। क्यों? अगर आप वहां लाइक करोगे तो क्या आपको पैसा लग रहा है? नहीं ना। आपका लाइक करना हमें हौसला देता है, हमारे मन में ये होता है नहीं, विद्यार्थी हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। ये और कोई उद्देश्य नहीं है हमारा, चाहे आप लाइक करो या ना करो, हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है। लेकिन अगर लाइक करते हो तो अच्छा महसूस होता है, खुशी होती है हमें कि नहीं, विद्यार्थी हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं। आप वीडियो भी पूरा नहीं देखते हो, मैंने देखा है औसतन कि आप वीडियो नहीं देखते हो, 4-5 मिनट देखते हो, इसके बाद में बंद। कोई विद्यार्थी है जो पूरा देखते हैं। ठीक है, तो सजगता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत और सहभागिता का सिद्धांत, ये 3 इसके रूप हैं। और अगला जो चौथा रूप है वो है उचित सामग्री का सिद्धांत। उचित सामग्री का सिद्धांत, उचित सामग्री का सिद्धांत। उचित सामग्री का सिद्धांत। अब आपको शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है उचित सामग्री। उचित सामग्री इसका मतलब ये मत समझना है उचित मूल्य की जो दुकान है उसको मत समझना। ठीक है, ये उचित सामग्री मतलब जैसे आप
आने वाले समय में आप शिक्षक बनने जा रहे हो, ठीक है। आप शिक्षण व्यवसाय को आपने चुना है, तो आप भविष्य में शिक्षक बनोगे। तो शिक्षक बनोगे, आप जो क्लास के अंदर जाओगे, तो सीधी सी बात, आप बीएड कर रहे हो तो आपको छठी से लेकर के 8वीं या 9वीं से लेकर के 10वीं, ठीक है, ये क्लासें मिलेगी आपको। तो उस समय उन विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, उनको कैसे समझाना है, यही सारे दिशा निर्देश आपको दिए जाएंगे। और जब आप अपने पाठ्य पुस्तक या अपने टॉपिक को पढ़ाएंगे तो उचित जो सहायक सामग्री है वो आपके पास में होनी चाहिए। जैसे कि एक अच्छा सा बोर्ड होना चाहिए, आपके पास में मार्कर होना चाहिए, आपके पास में जो नक्शे हैं नक्शे होने चाहिए आपके पास में कोई चार्ट हो तो चार्ट होना चाहिए, आपके पास में और भी प्रोजेक्टर सुविधा हो तो वो होनी चाहिए आपके पास में। आप चलचित्र दिखा सकते हो, आप रेखा चित्रों के माध्यम से उनको समझा सकते हो। तो ये जो सहायक सामग्रियां हैं वो सहायक सामग्रियां आपके पास में होनी चाहिए। जैसे आप क्लास में जाते हो, क्लास में जाने के बाद में आप अपना टॉपिक शुरू करते हो, आपने सिर्फ थ्योरी आपने पढ़ा दी, लेकिन आपने उसके अंदर ना कोई डायग्राम बनाया, न ही कोई चित्र बनाया, कुछ भी नहीं किया, तो उस टॉपिक के बारे में विद्यार्थी उतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप एक डायग्राम बना दोगे, एक कोई चित्र बना दोगे, या आपके पास में कोई चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट को लेकर के जाओगे, या कोई नक्शा है तो उस नक्शे को लेकर के जाओगे, तो क्या होगा, विद्यार्थी है वो सजग रहेंगे, यानी कि सजगता की अवस्था में रहेंगे, और आपके द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही है, आपके द्वारा जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो उनको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें तो सर पढ़ाते हैं लेकिन किसी भी चलचित्र का उपयोग नहीं करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी जो क्लास है या आप जो अध्ययन करने जा रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, शिक्षण व्यवसाय, और आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपको क्लास के अंदर कैसे अध्ययन करवाना है बच्चों को, ये आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। तो उचित सामग्री का सिद्धांत, किसी भी टॉपिक, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं, उस टॉपिक के बारे में आपके पास में उससे शिक्षण या जो उचित सामग्री होनी चाहिए। क्या होता है कि एक विद्यालय के अंदर बहुत सारे अलग अलग बुद्धि वाले बालक आते हैं। कोई श्रेष्ठ बुद्धि का होता है, कोई मध्यम बुद्धि का होता है, कोई जड़ बुद्धि का होता है। तो सारे जो बालक हैं वो अलग अलग बुद्धि के होते हैं, उनकी जो ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। तो अलग अलग होने के कारण अगर हम क्लास के अंदर अलग अलग सामग्री का प्रयोग करेंगे, अलग अलग क्रियाएं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि सभी बालकों को एक समान शिक्षा दी जाएगी। तो जो उचित सामग्री है वो अगर आपके पास में होगी तो आप अच्छे से अपना लेसन कंप्लीट कर पाते हो, या अपना जो कार्य है उसको अच्छे से निर्वहन कर पाते हो, ठीक है। अगला जो सिद्धांत है वो है संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। 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 हाँ, तो संप्रेषण माध्यम का जो सिद्धांत है, संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत। अब संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, माध्यम का मतलब क्या होता है? माध्यम का मतलब यही होता है आपस में जोड़ना। क्या होता है? आपस में जोड़ना, संप्रेषण, ठीक है। संप्रेषण आपस में जोड़ना, यानी कि होता क्या है, आप कभी किसी दुकान पर आप गए होंगे, ठीक है, किराना की मान लो दुकान है, आप किराना की दुकान पर गए तो आपने एक केबिन देखा, यानी कि एक टेबल देखा जो जमा हुआ है। तो ये क्या है? ये संप्रेषण, यानी कि संप्रेषण कर्ता और जो ग्राहक है उसके बीच में
संबंध बनाने का कार्य करता है। कौन? जो टेबल लगा हुआ होता है, वो जो केबिन होता है वो, उसमें होता क्या है, जैसे आप आए, आप उस टेबल के पास में आकर के रुक गए। टेबल के पास में आकर के रुकने के बाद में क्या हुआ, आपने दुकानदार से बात करी, आपका जो सामान चाहिए था आपने दुकानदार को बोला, दुकानदार उस टेबल के उस तरफ होकर के आपको सामान प्रदान करता है। तो यहां पर संप्रेषण का कार्य कौन कर रहा है? संप्रेषण यानी कि ग्राहक और दुकानदार के मध्य संबंध किससे बन रहे हैं? उस टेबल से बन रहे हैं। तो यहाँ पर संप्रेषण यानी कि आपस में दोनों को जोड़ने का जो माध्यम है वो क्या हुआ? टेबल हुआ, एक अच्छी तरीके से। तो जो माध्यम होता है संप्रेषण का, वही जैसे कि दो ध्रुव होते हैं, क्या दो ध्रुव होते हैं, जैसे कि अपन देख लेते हैं, ये ध्रुव हो गया और ये ध्रुव, इन दोनों ध्रुवों को विद्युत तार से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? विद्युत तार के माध्यम से इन दोनों को जोड़ दिया गया। तो अब ये संप्रेषण का माध्यम कौन बना? यहाँ संप्रेषण का माध्यम दोनों ध्रुवों को किसने जोड़ा है? इस विद्युत तार ने जोड़ा। किसने जोड़ा? विद्युत तार ने जोड़ा। मुझे पता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप एक बार पुनः इसको समझिए। संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, संप्रेषण माध्यम का जो सिद्धांत है उसमें होता क्या है कि उदाहरण के लिए एक दुकानदार होता है और एक ग्राहक होता है। जब ग्राहक दुकानदार के पास में जाता है, तो अगर दुकानदार के पास में अगर टेबल नहीं है, इस प्रकार से लगी हुई टेबल नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि आप जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या आपको मतलब कुछ अजीब सा लगेगा। तो वो जो केबिन बना हुआ है, उसका जो टेबल बना हुआ है, उससे क्या होगा, आप वहां जाकर के रुकोगे, सामने से जो व्यापारी है वो वहां पर खड़ा रहेगा और आपने आपसी वार्तालाप किया, माध्यम बना, कौन? टेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जैसे उदाहरण के तौर पर ये ध्रुव, इसको अपन ने मान लिया एक तरीके से एक गोलाकार है। अब इसके जो ध्रुव बना दिए, एक ये और ये, इन दोनों ध्रुवों को जोड़ने का कार्य किसने किया? विद्युत तार ने किया। तो उसी प्रकार से संप्रेषणकर्ता और संप्रेषण ग्रहणकर्ता, दुकानदार और ग्राहक, या दोनों ध्रुवों को जोड़ने का कार्य जिस प्रकार से विद्युत तार करता है, उसी प्रकार से संप्रेषण सिद्धांत के माध्यम से एक दूसरे को हम अच्छे से समझ पाते हैं। आगे और आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए। इसके बाद में है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। अगला जो है वो है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। संप्रेषण क्रिया में संप्रेषणकर्ता को संप्रेषण के बारे में ग्राहक से उचित पृष्ठ पोषण प्राप्त होता है। जैसे कहानी सुनने वाला व्यक्ति कहानी कहता है और सुनने वाला व्यक्ति उस, जैसे कि अब इसमें क्या होता है, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण का सिद्धांत ये होता है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं खुद अपना ही उदाहरण ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ा, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, पृष्ठ पोषण हो गया कि मेरे द्वारा आपको संप्रेषण ज्ञान दिया जा रहा है, या मेरे द्वारा आपको समझाया जा रहा है, या मेरे द्वारा आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। अब यहाँ पर मेरे द्वारा कोई भी कहानी आपको सुनाई जाती है, कितने विद्यार्थी ऐसे होंगे जो उस कहानी के अंदर रुचि लेंगे, और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इस कहानी के अंदर रुचि नहीं लेंगे। अब होता क्या है कि जो रुचि ले रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं ले रहे वो अनिच्छा के माध्यम से, भले उनकी इच्छा नहीं है इसको सुनने की, लेकिन उनको सुनना पड़ रहा है जबरदस्ती। ये क्या होता है, पृष्ठ पोषण का सिद्धांत होता है। यानी कि उनको उनके अनुकूल पृष्ठ पोषण, उनके अनुकूल वातावरण, उनके अनुकूल उनके हाव भाव को समझने योग्य कहानी नहीं है। तो हमें इस प्रकार से पृष्ठ पोषण करना है कि हम सभी विद्यार्थी को या सभी जो लोग हैं उन सबको हम अच्छी तरीके से समझा सके और अच्छी तरीके से उनको बता सके। इसके बाद में जो अगला जो सिद्धांत है लास्ट इसका, वो है सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत। सहायक एवं बाधक, सहायक एवं
बाधक तत्वों का सिद्धांत। अब सहायक एवं बाधक तत्व। सहायक जैसे कि आप कोई भी पढ़ा रहे हो, जैसे कि आप स्कूल में गए हो, आप पढ़ा रहे हो तो सहायक में यानी आपके विद्यार्थी ने आपका सहयोग किया तो आप अच्छी तरीके से पढ़ा पाओगे। अब बाधक तत्व क्या होता है? बाधक तत्व ये होता है कि विद्यार्थियों द्वारा शोर मचाना, ये क्या है? एक बाधक तत्व है। आप पढ़ा रहे हो, विद्यार्थी आपकी पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं दे रहे, आप जो पढ़ा रहे हो उसको समझ नहीं रहे, ये क्या हुआ? बाधक तत्व है। आप पढ़ा रहे हो, बार बार आपको कोई डिस्टर्ब करे, ये क्या है? बाधक तत्व है। आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते पढ़ाते डिस्टर्ब नहीं, विद्यार्थी को डिस्टर्ब नहीं क्या हो, ये क्या हुआ? डिस्टर्ब हुआ। आप पढ़ा रहे हो, कोई विद्यार्थी बाद में आके बैठता है, आपका ध्यान उसकी हो जाता है, तो ये क्या है? बाधक तत्व है। तो किसी भी क्रिया को करने से पहले, किसी भी क्रिया को हम करते हैं, इसके अंदर जो बाधक तत्व होते हैं उनका निवारण पहले करना चाहिए। जैसे किसी क्लास के अंदर हम जाते हैं, क्लास के अंदर जालियां नहीं है, अंधेरा है, रोशनी का अभाव है, तो भी समझ में नहीं आएगा। आप किसी क्लास के अंदर जा रहे हो, पंखे नहीं और गर्मी लग रही है, आपका ध्यान उस गर्मी की हो जाएगा, पंखों की हो जाएगा, पंखे नहीं, लाइट नहीं है तो लाइट की हो जाएगा, पंखे हैं लेकिन लाइट भी नहीं है। तो ये सारी चीजें क्या है? एक बाधक तत्व है पढ़ाई के अंदर। ठीक है, तो सहायक एवं बाधक तत्वों का सिद्धांत इसके अंदर यही है कि जो बाधक तत्व है उनको दूर किया जाए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।